चैप्टर 384 मेरे लिए रियली शॉकिंग और अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर में से एक है, क्योंकि ये चैप्टर से हिंट मिल रहा है कि फाइनल आर्क कैसा हो सकता है। बर्जर्क का गर्ट्स शायद ग्रिफिथ को हरा भी पाए, क्योंकि अभी तक हमें क्लियर आइडिया है कि गर्ट्स के पास आर्मर और ब्लैक स्वॉर्ड होने के पास उतने आगे आने के बाद भी गर्ट्स कास्का को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता ग्रिफिथ से। ग्रिफिथ सिंपली वहां आता है और गर्ट्स से कास्का को लेकर चले जाता है। गर्ट्स के बहुत एफर्ट करने के बाद भी वो ग्रिफिथ का एक बाल को सिर्फ कट कर पाता है। स्कल नाइट ने भी ये कहा था कि हॉक को हराने किसी फिजिकल बीइंग यानी कि किसी ऐसे ह्यूमन जो इस वर्ल्ड से यानी बर्जर्क वर्ल्ड में बिलोंग करता हो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ये कुछ ऐसा होगा जैसे किसी स्टोरी में कैरेक्टर को चैलेंज करना जो खुद ही उस स्टोरी को लिख रहा हो, जो कभी भी चाहे जिस तरीका से भी उस स्टोरी को बेंड कर सकता हो। स्कल नाइट ऐसा कह रहा है कि ग्रिफिथ को हराने कुछ ऐसा हो जो इस स्टोरी के एक्सेप्शन हो, यानी कि स्टोरी के आउटसाइड हो, जो यानी ग्रिफिथ जैसा ही हो, गॉड हैंड जैसा कुछ। हम जानते हैं बर्जर्क वर्ल्ड में फिजिकल बीइंग और एस्ट्रल बीइंग दोनों एक ही जगह रहते हैं और ग्रिफिथ के पावर से एस्ट्रल वर्ल्ड के बीइंग और फिजिकल वर्ल्ड में अब इजीली आ सकते हैं। पहले एस्ट्रल और फिजिकल वर्ल्ड के कुछ ही पोर्शन ओवरलैप करते थे, जिसके कारण एक पर्टिकुलर एरिया जिसे इंटरस्पेस कहते थे, वहां से सिर्फ छोटे लेवल के क्रिएचर जो बड़े लेवल का थ्रेट नहीं थे बस वो आ सकते थे। लेकिन ग्रिफिथ ने गनिस्का के मैसिव एस्ट्रल एनर्जी पावर को यूज कर और स्कल नाइट के स्वॉर्ड को जो डायमेंशन को इजीली कट कर सकती थी उससे उस बैरियर को वो परमानेंटली हटा देता है, जिसके कारण अब बड़े डिमोनिक क्रिएचर और एंटिटी अब इजीली अंदर आ सकते हैं रियल वर्ल्ड में। ये सब ग्रिफिथ इसलिए करता ताकि उससे वो अपने ड्रीम को पूरा कर सके। अब ये सब बताने का रीजन सिर्फ ये है यहाँ पर कि गर्ट्स को अगर कास्का को इतने पावरफुल लेवल एंटिटी से प्रोटेक्ट करना है, यानी कि वो एंटिटी और कोई नहीं ग्रिफिथ हो, तो उसे डेफिनेटली उसके ब्लैक स्वॉर्ड या उसके आर्मर से भी नेक्स्ट लेवल की पावर चाहिए होगी। और यही आती है चैप्टर 384। चैप्टर 384 के कुछ पहले चैप्टर की बात करें तो गर्ट्स को हम देख सकते हैं वो पूरी तरीके से गिव अप कर चुका है। उसके पास जरा भी स्ट्रेंथ नहीं है फिर से फाइट करने की, और वो उसके पास अब कास्का भी नहीं है जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके, और इतने इमोशनली तरीके से वो ब्रेक हो चुका है। वो आज तक उतना हमें कभी नहीं दिखा था। जब से वो बॉर्न किया तब से स्ट्रगल, और वो हर मोमेंट फाइट करता, नहीं तो वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाता। इस चैप्टर में गर्ट्स को रिग्रेट होता कि उसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए था। ग्रिफिथ ने जितने भी उसके फ्रेंड्स को मार दिया ये सब कभी पॉसिबल नहीं होता अगर वो कभी ग्रिफिथ से मिल ही नहीं पाता। और ये सच में सही है, अगर ग्रिफिथ से वो कभी नहीं मिल पाता तो कभी ग्रिफिथ के अंदर ये जेलसी नहीं होता, तो वो इन सबको सैक्रिफाइस करने के लिए वो कभी नहीं सोचता। गर्ट्स अपने एग्जिस्टेंस पर डाउट कर रहा था और वो उस श्राइन में था जहाँ कोई उसकी तरफ आवाज भी नहीं पहुंच सकती थी, ट्रू आइसोलेशन। यही वो श्राइन था जहाँ पे गर्ट्स अपने से ट्रूली कनेक्ट हो पाता। और गर्ट्स को हम देखते हैं कि उसे एक एंटिटी देखती है जो फ्लोरा से बहुत सिमिलर होती है, लेकिन उसे गर्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, शायद वो नहीं होती है। वो एक्सप्लेन करती है कि गर्ट्स जन्म अपने डेड मदर से लिया है, मतलब उसका कभी एग्जिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए था। वो एस्ट्रल और फिजिकल बीइंग दोनों के बीच का क्रिएचर है। शायद यही रीजन है कि उसके जन्म लेने से ही हमेशा उसे फाइट करना पड़ता सर्वाइव करने के लिए। उसका फेट ही था डेथ, ना ही वो इस वर्ल्ड का था ना ही वो एस्ट्रल वर्ल्ड का, दोनों के भी का कोई। और ये सही लगने का रीजन और मुझे ये लगता है क्योंकि उसके ब्लैक स्वॉर्ड किसी भी एंटिटी को कट कर देता है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ब्लैक स्वॉर्ड किसी भी एंटिटी को कट कर देता है, एंटिटी मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड के एंटिटी को, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं पहले ये बता दूं कि फिजिकल वर्ल्ड के जो कोई भी वेपन कोई भी स्वॉर्ड है वो फिजिकली एबल नहीं है एस्ट्रल वर्ल्ड के क्रिएचर को कट करने के लिए, क्योंकि वो लोग स्पिरिचुअल एनर्जी के फॉर्म में रहते हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ब्लैक स्वॉर्ड इसका एक्सेप्शन है। इसके पहले एक्सप्लेनेशन था क्योंकि गर्ट्स ड्रैगन स्लेयर बहुत समय से अपोस्टल के मेलिशियस ब्लड में डूबा हुआ था, जिसके कारण वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके कारण गर्ट्स इस स्वॉर्ड्स के हेल्प से जितने भी डिमोनिक क्रिएचर थे उनको वो कट कर पा रहा था इजीली। लेकिन क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन कि गर्ट्स खुद ही की है एस्ट्रल एनर्जी का, और वो सप्लाई करता है इस एनर्जी को, जिसके कारण वो स्वॉर्ड्स के थ्रू वो किसी भी एंटिटी को कट कर पा रहा था। इस थ्योरी का सच होने का रीजन मेरे को ज्यादा से ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इस चैप्टर में देखते हैं गर्ट्स जैसे ही अपनी माँ की कोख से गिरता वो कुछ मॉन्स्टर के शेप में दिख रहा होता, फिर धीरे धीरे वो ह्यूमन बेबी जैसा दिखने लगता है। लेकिन वो अब उस श्राइन में रहा जहाँ पे वो अपने आप को कम्प्लीटली जान गया, तो हम देखते हैं वो ट्रांसफर कम्प्लीटली हो जाता है, जैसे कि गर्ट्स का रिबॉर्न हो जाता है। अब वो ट्रूली जो वो कभी कंप्लीट नहीं था वो एक कंप्लीट क्रिएचर बन चुका, मे वो एक परफेक्ट ह्यूमन बन गया या एक एस्ट्रल क्रिएचर ग्रिफिथ जैसा ही कुछ। गर्ट्स और ग्रिफिथ आपस में कितने सिमिलर है, जैसे कि चैप्टर 384 के लास्ट पैनल में हम देखते हैं कि कैसे उन दोनों को बताया जाता है कि वो दोनों आपस में बहुत सेम, और उन्हें ये भी कहा जाता
था कि ये दोनों क्रिएचर इंटरस्टिस से बिलोंग करते हैं। इंटरस्टिस के बारे में मैं पहले यहाँ पे बता चुका हूँ। पहले बात करूँ ग्रिफिथ की, तो हम शुरू से देखते हैं कि ग्रिफिथ बैंड ऑफ द हॉक का लीडर होने के बाद भी उसकी ड्रीम कितनी हाई रहती है, उसे किंग बनना होता है, सब उसे कितना एडमायर कर रहे होते हैं, वो काइंड होता है और एटलीस्ट ऐसा सबको लगता है, सब उसके पाथ को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, जो कि मेरे को शुरू से उसकी इस बिहेवियर को बहुत इरिटेट करती थी कि कैसे ऐसा कोई ह्यूमन हो सकता है जिसमें कोई एरर ना हो। ग्रिफिथ अपने चार्मिंग लुक और गुड स्पीच के कारण सबको हिप्नोटाइज कर देता था, जैसे कि सबके गर्दन में एक स्लेव वाली चेन लगा देता था और सब बस लग जाते थे उसके ड्रीम को फॉलो करने में। प्रिंसेस शार्लेट और गर्ट्स भी शुरुआत में ग्रिफिथ को कुछ ऐसे ही एडमायर कर रहे थे, लेकिन गर्ट्स नोटिस कर पाता है कि ग्रिफिथ कितना एविल है, वो अपने ड्रीम को अचीव करना चाहता है और उस प्रोसेस में वो किसी को भी सेक्रीफाई कर सकता है। प्लैनेट ट्रस्ट पे तो पूरे बैंड ऑफ द हॉक को कीमत चुकानी पड़ती है बाद में, जहाँ ग्रिफिथ की ड्रीम उन सबको कंज्यूम कर लेती है। प्रिंसेस शार्लेट को भी ग्रिफिथ अपनी नीड कंप्लीट करने के लिए यूज करता है, जैसा कि हम देख सकते हैं जब वो ग्रिफिथ के ग्रुप को छोड़ देता है तो कैसे वो प्रिंसेस शार्लेट के पास जाता है। गट्स अपने फ्री विल से बैंड ऑफ द हॉक होने के बाद भी ग्रिफिथ का रिएक्शन ऐसा होता है कि गट्स उसका स्लेव है जो कभी उसको अपोज नहीं कर सकता, लेकिन गट्स वहाँ स्ट्रांग होता है और वो फाइनली ग्रिफिथ उस ब्लाइंड या इनविजिबल स्लेव चेन को ब्रेक कर पाता है और वहां से फ्री हो जाता है। ये सीन रियली गट्स को ग्रिफिथ की तरफ जो एडमायरेशन जो रहता है वो चेंज कर देता है, क्योंकि जिस तरीका से गट्स जाकर उस बच्चे को मार देता है उसे एक्चुअली पता नहीं रहता है। एनिमे में दिखाने का थोड़ा सा तरीका यहाँ पे मेरे ख्याल से गलत था या जो भी बोलूं, क्योंकि मांगा में आप देखोगे तो उस साइड पूरे अंधेरा था, गट्स को लिटरली में नहीं पता था, बस गट्स ग्रिफिथ के प्लान को फॉलो कर रहा था। यहाँ पे गट्स को रियलाइज होता है कि ग्रिफिथ का प्लान जो है या ग्रिफिथ का जो ड्रीम है वो आइडल या जो सो गुड जो कहा जाता है वो नहीं है। अब गट्स की कैरेक्टर की बात करते हैं। जब वो बैंड ऑफ द हॉक में था तो जो उसके साथ रियली में रहना चाहते थे बस वही उसके साथ रहना चाहते थे। कुछ मर्सनरी वो भी थे जो गट्स को हेट करते थे, उसे मारना चाहते थे। गट्स जो जैसा था उसे वैसा एक्सेप्ट करता था, अगर किसी को उससे फाइट करना तो उसको फाइट मिलेगा, जो उसके रिस्पेक्ट करते वो उसका रिस्पेक्ट करता। गट्स किसी की ड्रीम को नहीं छीनता, बट उन्हें वो रिलीफ भी नहीं देता कि वो हेल्प करेगा उनकी ड्रीम को प्रोटेक्ट करने में। एक फ्रीडम जो रहती सबके पास वो थी फ्री चॉइस, उसे फॉलो करे या कोई अपना ड्रीम को फॉलो करे वो उन पर डिपेंड होती। लॉस्ट चिल्ड्रन आर्क में जिल को गट्स जैसे प्रोटेक्ट करता है, ये बेस्ट एग्जांपल होगा गट्स के साइड को समझने के लिए। वो जिल को एल्फ से प्रोटेक्ट करता है और कहते हुए कि वो आगे उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, रियलिटी दिखाते हुए या हार्श रियलिटी दिखाते हुए कि उसे उसके अब्यूजिव फादर के पास जाना होगा, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गट्स को खुद अपनी बैटल फाइट करनी होगी, उस रास्ते में वो किसी और को लेके नहीं जा सकता। उसी तरीके से जिली को खुद से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को फाइट करनी होगी, उसे एक न्यू चॉइस देते हुए। गट्स अब यहाँ पे बहुत उस समय तो मेरे को लगा था कि गट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट उसको होप दे देना, एटलीस्ट उसे कहीं दूसरे टाउन में शिफ्ट कर देना चाहिए था किसी सेफ लोगों के पास। लेकिन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जिली को बाद में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। उससे बेटर था कि उसे पहले ये समझ में आ जाए कि अगर वो कोई बेटर वर्ल्ड के बारे में जो ड्रीम की हुई है या कोई उसे प्रोटेक्ट कर लेगा, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। एक एंटी हीरो टोटली गट्स ही है। गट्स के पाथ को आगे भी जिसने फॉलो किया वो सब अपने विल से फॉलो किए हैं और उनकी होना हो कुछ उसके पीछे अपनी रीजन है, ना कि गट्स उसे फोर्स किया हो। वहीं ग्रिफिथ सबको फेक होप देता है कि अच्छा वर्ल्ड बन सकता है या वो उनकी हेल्प करेगा, वहीं गट्स सीधे स्ट्रेट टू द टॉपिक की बीटर ट्रूथ, ये वर्ल्ड क्रूअल है और तुम्हें इसे फाइट करनी होगी। अब ये तो रहेगा कि गट्स और ग्रिफिथ की पाथ डिफरेंस के बारे में, लेकिन गट्स और ग्रिफिथ आपस में बहुत सिमिलर भी है। गट्स और ग्रिफिथ दोनों इस वर्ल्ड में फाइट किए सर्वाइव करने के लिए, वो दोनों की बैकग्राउंड कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, दोनों को बहुत ज्यादा बैटल फाइट करने पड़े हैं उनके अपने नाम बनाने के लिए। स्पेशली ग्रिफिथ को तो मैं ज्यादा कहूंगा। गट्स वहीं अपने स्वॉर्ड पे डिपेंड रहा है, इसके लिए ग्रिफिथ वहीं अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स को फॉलो किया। गट्स और ग्रिफिथ एक दूसरे से मिलने से पहले किसी पर ट्रस्ट नहीं करते थे, वो दोनों अपने पे डिपेंड थे। लेकिन गट्स और ग्रिफिथ को एक दूसरे के मिलने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर रियली हमें बहुत सारे बैटल में दिखा कि हाँ वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे। गट्स और ग्रिफिथ बाद में बहुत अच्छी रियली बॉन्ड बन गई थी। गट्स वहीं बैंड ऑफ द हॉक को अपना होम मानता था, एक जगह जहाँ पे वो बिलोंग करता है, एक जगह जहाँ पे लोग उसके बारे में केयर करते हैं। अगर आप देखें तो गट्स को इससे पहले ऐसा कभी माहौल नहीं मिला बचपन से, उसे हमेशा हर जगह से लड़ना पड़ा, भागना पड़ा। लेकिन यहाँ बैंड ऑफ द हॉक में जो उसके लिए ये था वो बहुत बड़ी फीलिंग थी गट्स के लिए। और चैप्टर 384 में लास्ट पैनल में जिस तरीके से इन दोनों को बहुत एक दूसरे से सेम बताया जा रही है, मेरे ख्याल से अब इन दोनों की स्ट्रेंथ के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे गट्स ग्रिफिथ जैसा ही स्ट्रॉन्ग हो गया हो रिबॉर्न के बाद। बैंड ऑफ द हॉक के टाइम की
बात की जाए तो ग्रिफिथ अपने चार्मिंग लुक और अपने नेचुरल करिश्मा से जाना जाता था। एक कॉमनर होकर नोबल स्टेटस को अचीव करना क्योंकि उसने 100 साल की बैटल फाइट को खत्म कर दी थी। वहीं गर्ट्स अपने रॉ स्ट्रेंथ और ब्रूटल फोर्स के कारण जाना जाता था। लेकिन इन दोनों की पाथ चूज करने की जो डिसीजन थी वो बहुत अलग थी। ग्रिफिथ अपनी ह्यूमन बॉडी को सेक्रीफाई करके यानी कि फेम्टो बन जाता, वहीं गर्ट्स सबके साथ रहकर सबके लिए लड़ना, वहां उसको अपनी ट्रू स्ट्रेंथ मिलती है। अब इन दोनों की फेट क्या होगी ये तो आगे आने वाले मांगा चैप्टर्स में जानेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही।